बाकी सब में अलग है। देखिए वही आपका मैच कर रहा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर यहाँ पर है इस क्वेश्चन का, यानी कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का डायमेंशनल एनालिसिस के न्यूमेरिकल वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस के न्यूमेरिकल एनालिसिस में और न्यूमेरिकल को करने में ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले न्यूमेरिकल्स के 2 लेक्चर आ चुके हैं। आपने अभी तक अगर विज़िट नहीं किया है तो उन लेक्चर्स को आप देखिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए और सारे लेक्चर्स रिवाइज़ कर आप इस चैप्टर के हर एक न्यूमेरिकल्स को ट्राई कर देखिए। जो न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं लगते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उस पर काम कर आपको उसके सॉल्यूशंस दे सकें। खैर, आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये JEE 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं किस अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको पिछले 2-3 लेक्चर से इस चैप्टर के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने के तरीके सिखा रहा हूँ। बाकी पीछे लेक्चर्स में भी आपको न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस मैंने करा कर रखे हैं। आप चाहें तो उन लेक्चर्स को विज़िट कर देख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है फिज़िक्स में न्यूमेरिकल लगाने के लिए कि आप अपने कंसेप्ट से ना हटें। आप चैप्टर को पूरी तरीके से बेस से तैयार करें, बेस से पढ़ें और उसके एक एक पॉइंट को अच्छे से रिवाइज़ करते चलें। और उसके बाद आप हर पॉइंट्स को मिलाकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एक सबसे बड़ी गलतफहमी जो हर स्टूडेंट अपने मन में रखता है वो ये है कि न्यूमेरिकल्स फार्मूलों से सॉल्व होता है। देखिए, फार्मूले तो ज़रूरी हैं भाई, बिना फार्मूले के आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये बात एकदम कन्फर्म है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि आप कंसेप्ट्स क्लियर रख रहे हैं कि नहीं। कंसेप्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या ये लॉजिक है? देखिए, कंसेप्ट का मतलब होता है कि किस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, है ना। उस टाइप के कितने क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं। देखिए, न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद सबसे बड़ा जो हर्डल हमारे रास्ते में होता है वो ये होता है कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला चूज़ किया जाए। और फार्मूला चूज़ करने के बाद भी सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि क्या आप उन दिए गए लोगों के बीच में सही रिलेशन वाला फार्मूला अपने सामने अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर उस क्वेश्चन में 2-3 फार्मूले यूज होते हैं तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि पहले कौन सा यूज़ होगा, सेकंड स्टेप पर कौन सा यूज होगा और थर्ड पर कैसे यूज होगा। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। आप हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके लिए ये कहते हों कि हाँ, इस तरीके से इसको किया जाए तभी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, प्रैक्टिस मस्ट है। क्वेश्चंस तभी आपसे होंगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और यहाँ पर देखते हैं और देखते हैं कि उनको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ p प्लस 8t² बाई v होल ब्रैकेट v की पावर c इक्वल RT प्लस b इज इक्विवेलेंट टू, मतलब कह रहा है कि ये वाला इक्वेशन इक्विवेलेंट है एक दूसरे इक्वेशन के। p इक्वल a v की पावर m माइनस b टू दी पावर n। तो कह रहा है कि आपको m और n, जो यहाँ v के ऊपर पावर m है और v के ऊपर यहाँ पर पावर n है, इन दोनों पावर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर बता देनी है। अब देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद हम इसको कैसे सॉल्व करें या इसका अप्रोच क्या होना चाहिए ये समझिए। देखिए, जब इक्विवेलेंसी के 2 इक्वेशन दिए जाएं तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दिया गया है उसी के फॉर्म में अपने इक्वेशन को भी लिखें। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जैसे हम सबसे पहला सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले वो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लें जो आपको दिया गया है। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका दिया गया है p a v टू दी पावर m एंड माइनस b v टू दी पावर n। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी से हम कंपेयर कर लेंगे आगे चलकर। फिर आपका जो क्वेश्चन वाला इक्वेशन दिया उसको आप लिख लें, एंड p प्लस 80² बाई v होल ब्रैकेट v टू द पावर c इक्वल टू RT प्लस
बी। तो आप सबसे पहले तो एक काम करिए कि किसी भी तरीके से इस इक्वेशन को इसी के फॉर्म में लिखिए। देखिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन प्रेशर के लिए है, तो इस गिवन इक्वेशन को भी प्रेशर में चेंज करने की कोशिश करिए। तो जितना कुछ यहाँ हो सकता है उस तरफ ट्रांसफ़र करना शुरू करिए। देखिए सबसे पहले ये v की पावर c यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम इसको देखो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, p प्लस AT² अपॉन v होल ब्रैकेट इक्वल RT प्लस b अपॉन v टू द पावर c। फिर देखिए आपको प्रेशर अकेले चाहिए, तो प्रेशर इक्वल टू, और ये प्लस है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस RT प्लस b अपॉन v टू द पावर c, और ये चीज़ प्लस में उधर माइनस में होगा AT² अपॉन v। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये वॉल्यूम्स को ऊपर ले जाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में वॉल्यूम अपॉन में नहीं है, मल्टीप्लाई में है। तो इन दोनों वॉल्यूम्स को ऊपर ले चलिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं RT प्लस b मल्टीप्लाइड बाई v टू द पावर माइनस c। क्योंकि आप नीचे से ऊपर ले गए हैं तो उसके पावर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ ये प्लस में है, ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस में, माइनस AT² v टू द पावर माइनस 1। और ये आपका इक्वेशन प्रेशर के लिए सेम स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में है। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लीजिए, कंपेयर। हम यहाँ लिखेंगे बाई कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में LHS में प्रेशर है, यहाँ भी प्रेशर है, यहाँ कांस्टेंट A है और मल्टीप्लाइड बाय v की पावर m है। यहाँ इतना ब्रैकेट में कांस्टेंट है, v टू द पावर माइनस c है। मतलब अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ v की पावर माइनस c है, यहाँ v की पावर m है। देयरफॉर m की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, माइनस c। एंड यहाँ b है, यहाँ AT² है, साथ में वॉल्यूम और उसकी पावर n है, यहाँ वॉल्यूम की पावर माइनस 1 है। मतलब आपको n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 1। तो आपको m और n दोनों की वैल्यू पता चल चुकी है। किस ऑप्शन में ये है, पहले ऑप्शन में m की वैल्यू माइनस 1 आई है, गलत ऑप्शन हो गया। m की वैल्यू 0 नहीं, m की वैल्यू माइनस c, हाँ ये ठीक है, और n की वैल्यू माइनस 1। और फोर्थ वैल्यू में m की पावर माइनस c है लेकिन n 0 दिया गया है। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक, तो पहले क्वेश्चन के लिए आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपसे m और n की वैल्यू पूछा था। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर कर देखा तो m की वैल्यू माइनस c और n की वैल्यू माइनस 1 हम लोग को मिली है ना। ठीक, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। तो आपको अगर इस क्वेश्चन को नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करने के लिए हम लोग पहले सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और आपसे क्या पूछा गया है। ठीक, आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या क्या दिया गया है और उसको समझने की कोशिश करिए। कह रहा है एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म ऑफ जी क्या है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब क्या है, कह रहा है कि टाइम का एक्सप्रेशन, यानी कि टाइम का आपको फॉर्मूला बताना है। एक्सप्रेशन का मतलब हो गया फॉर्मूला आपको फॉर्म करना है टाइम के लिए, लेकिन किसके टर्म में, वो होना चाहिए g, h और c के टर्म में। यानी कि टाइम का फॉर्मूला आपको बनाना है और फॉर्मूला बनाने के लिए आपको यूज क्या करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, प्लैंक्स कांस्टेंट को और स्पीड ऑफ लाइट को। इनको हमें यूज कर कर टाइम के फॉर्मूले को फॉर्म करना है। देखिए ये आपके थर्ड एप्लीकेशन पर क्वेश्चन है। मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशन लिखाए थे, उन 3 में से तीसरा था फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना या फॉर्मूला फॉर्म करना। उसी क्वेश्चन पर या उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन दिया गया है।
तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने वहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स लिखा कर रखे हैं और मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं विजिट किया है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को विजिट कर कर पहले इन कंसेप्ट को सीख लें, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले JEE मेन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व कर कर देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन लेने जा रहे हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप मैंने बताया था कि जिसके लिए फॉर्मूला फॉर्म करना हो, मुझे टाइम के लिए करना है, उसको LHS में रखिए और प्रोपोर्शनैलिटी दिखाइए। फिर जिन लोगों के टर्म में निकालना हो उन सब को लिखते जाइए, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ पावर मानकर। तो मैंने G की पावर A मान ली, उसके बाद प्लांक कांस्टेंट H की पावर B मान लिया मैंने, और स्पीड ऑफ लाइट की पावर, देखिए C की पावर C मानेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, हम C की पावर D मान ले रहे हैं और इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। जब ये इक्वेशन बन जाए तो अगला स्टेप देखिए क्या है। अगले स्टेप में पुटिंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। अच्छा, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला तो कैपिटल T होता है, C स्पीड ऑफ लाइट है LT-1 होगा। इसमें दिक्कत आपको हो सकती है कैपिटल G और स्मॉल h के डायमेंशनल फार्मूले में। अगर आपको आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप फार्मूले से फॉर्म कर सकते हैं। चलिए, हम पहले यही मानकर चल रहे हैं कि आप G और H का डायमेंशनल फार्मूला एग्ज़ाम में उस वक्त एग्जैक्टली नहीं जानते हैं, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के या इनके डायमेंशनल फार्मूले निकालने के रास्ते हैं। इसको आप न्यूटन के ग्रेविटी के फार्मूले से निकाल सकते हैं और इसको आप एनर्जी के फार्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए कैसे, तो देखिए, जिनका डायमेंशनल फार्मूला पता है उनको पहले लिख लीजिए। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो वो होगा कैपिटल T। C का तो हमें पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड या वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1। अभी हमें क्या नहीं पता है, कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला और साथ ही साथ प्लांक्स कांस्टेंट का। तो दोनों का निकाल कर हम यहाँ पर फिर रखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फार्मूला यूज करेंगे हम, F = G m1m2/r²। हमें G का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, F × r² होल बाई m1 m2 को नीचे कर दीजिए, यानी कि m1 × m2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, वो होता है mLT-2। डिस्टेंस L, क्योंकि स्क्वायर है तो L², होल बाई मास, पहला भी मास ही है तो उसका क्या होगा m, और सेकंड वाले का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा m। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा और एक m ऊपर जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगा। तो m की पावर -1, L² और L की पावर 1 टोटल मिलकर L³ हो जाएगा और T की पावर -2। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आ चुका है, m इनवर्स L³ T⁻⁻2। जब आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल चुके हैं तो उसके बाद H के लिए सोचते हैं, H का डायमेंशनल फार्मूला कहाँ से लाया जा सकता है। तो एनर्जी के इक्वेशन को यूज कर कर आप डायमेंशनल फार्मूला बता सकते हैं। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है =hν। तो hν का मतलब हो गया यहाँ पर, देखिए E एनर्जी है, ν फ्रिक्वेंसी है और h आपका प्लांक्स कांस्टेंट। तो h का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, E/ν के बराबर। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL² T⁻²। देखिए, वर्क का, टॉर्क का और किसी भी टाइप के एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mL² T⁻² होता है। बस वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया ऐसा नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। सिंपली आपसे कह रहा पोटेंशियल एनर्जी का बता दो, काइनेटिक एनर्जी का बता दो, है ना, सोलर एनर्जी का बता दो। तो ऐसे जो भी आपके एनर्जीज रहेंगे उनका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा जिनमें सिंपल एनर्जी यूज हुआ है ना। अब जैसे आपसे कह रहा है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया कितना होगा, तब उसको आपको मैंने लेक्चर्स में बता कर रखा है पीछे कि पर यूनिट लगते ही फिर उस चीज़ के डायमेंशन से डिवाइड करना पड़ता है।
जैसे एनर्जी पर यूनिट एरिया के लिए क्या होगा, ml² टी की पावर -2 अपॉन L², तो L² से L² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा mt -2। तो एनर्जी अगर सिर्फ है तो यहाँ पर तो सिर्फ ई एनर्जी है, तो ml² टी की पावर -2 हम यूज कर सकते हैं, और फ्रिक्वेंसी का होता है T इनवर्स, तो ये आपका आ जाएगा ml² टी की पावर -1। अच्छा, ml² टी की पावर -1 और भी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो क्या आपको पता है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला h के बराबर आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर आएगा? अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, आपको आंसर अगले लेक्चर में हम बता देंगे, या फिर आप बुक्स में ढूंढ सकते हैं, सिंपल सा आंसर है। ठीक, ml² टी की पावर -2 किसका डायमेंशनल फार्मूला h के अलावा होता है, मतलब h का तो इतना है ही, एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला सेम ऐसा ही आएगा। तो खैर हम h का निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिख लें, यानी कि ml² टी टू द पावर -1। तो ये सारे डायमेंशनल फार्मूले हम निकाल चुके हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैंने कहा कि जब आपको सभी के डायमेंशनल फार्मूले पता हों तो अगला काम आप करेंगे, पुटिंग दी ऑल डायमेंशंस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो t का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल T प्रोपोर्शनल टू, g का डायमेंशनल फार्मूला m की पावर -1 L³ t की पावर -2 होल पावर a। h का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml² टी की पावर -1 और इसकी पावर क्या आपका b। c LT -1 की पावर d। अगला स्टेप देखिए, समझिएगा क्या करना रहता है। अगले स्टेप में ये जो पावर ऊपर लिखे हुए हैं इनको अंदर पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो m की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई a क्या आ जाएगा, -a, a मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आ जाएगा, l की पावर 3a, और -2 मल्टीप्लाइड बाई a क्या आ जाएगा, -2a। इस b को भी अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, m की पावर b, l की पावर 2b और t की पावर -b, -1 मल्टीप्लाइड बाई b -b। d को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, l की पावर d और t की पावर -d। ठीक, चलिए अगला स्टेप आप समझिएगा। देखिए, जितने भी एक जैसे डायमेंशनल फार्मूले हों उनको एक साथ कर लीजिए, उनके पावर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर कर जो वो हो पा रहे हैं साइन के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे यहाँ देखिए, पहले ढूंढिए मास कितने टाइम है यहाँ पर, तो मास दो लोगों के पास है, एक -a के पास और एक b के पास है। इसके अलावा कहीं आपको मास नज़र नहीं आ रहा, तो मास को कंबाइंड फॉर्म में लिख लेते हैं, m की पावर -a और b प्लस में है तो +b। फिर l को कितने बार लिखना पड़ेगा, यहाँ 3a + 2b + d, 3a + 2b + d। चलिए अब टाइम को भी ढूंढ लेते हैं, टाइम कितनी बार है, तो टाइम -2a -b और -d, यानी कि -2a -b और -d, ये पूरा कंप्लीट हो चुका। जब आप इस स्टेप तक आ जाइए कि यहाँ सभी डायमेंशनल फार्मूलों को अलग अलग सेपरेट कर ले जाइए उनके पावर के हेल्प से, तो अगला स्टेप आपका रहेगा बाय कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड के पावर्स को कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ m के ऊपर क्या है, -a + b, और यहाँ m है ही नहीं। देखिए RHS में तो m है लेकिन LHS में नहीं है, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। l की पावर 3a है +2b है +d है इक्वल टू, इधर l भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ t की पावर है -2a -b -d इक्वल टू, यहाँ t के ऊपर इतना पावर है, यहाँ t के ऊपर कुछ नहीं तो 1 होगा,
तो 1 आप यहाँ लिख दें। देखिए अब की बार LHS में t था और t के ऊपर कितना पावर है 1, तो t की पावर -2a -b -d जो होगा वो 1 के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब आप यहाँ से साफ देख सकते हैं कि b की वैल्यू किसके बराबर है, a के, माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +a। तो एक पहला चीज़ तो हमें मिला इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जहाँ b है वहाँ क्या रख दीजिए, a। तो इक्वेशन थोड़ा क्या हो जाएगा, 3a + 2a। देखिए b की जगह पुट किया मैंने, +d इक्वल क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5a + d इक्वल क्या आपका 0। इसमें भी आप b की जगह पर एक a रख दीजिए। तो यहाँ देखिए माइनस साइन कॉमन होकर उस तरफ भेज दीजिए, तो माइनस अंदर क्या बचेगा आपका 2a, b की जगह पर देखिए माइनस तो कॉमन कर लिए तो प्लस हो जाएगा सब, और b की जगह पर क्या रख सकते हैं, a + d इक्वल 1। तो देखिए माइनस उधर भेज दीजिए और 2a + a क्या हो जाएगा, 3a + d इक्वल -1। अब आप देखिए इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू मिल गई तो वो b के बराबर होगा, और फिर हम d भी सॉल्व कर पाएंगे। a की वैल्यू चाहे यहाँ रख दीजिएगा चाहे यहाँ रख दीजिएगा तो d भी निकल आएगा। तो इस इक्वेशन को इसमें से सब्सट्रैक्ट करिए आप, है ना। तो देखिए 5a + d इक्वल टू 0 माइनस करना है 3a + d इक्वल टू -1। तो देखिए यहाँ सब्सट्रैक्ट कर दीजिए आप, माइनस माइनस और माइनस। देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया कितना बचेगा, 2a, और प्लस माइनस माइनस तो ये आपका पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि क्या आ जाएगा, 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, 2 इधर चला जाएगा। तो a की वैल्यू 1/2 आ चुकी है, और अगर a 1/2 आ चुका है देयरफॉर b की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, b भी आ जाएगा 1/2। और अगर b की वैल्यू 1/2 आ चुकी है तो b की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो d भी मिल जाएगा आपको, है ना। इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो 5 × a की वैल्यू 1/2 है प्लस d इक्वल 0, तो ये उधर चला जाएगा, मतलब d इक्वल हो जाएगा -5/2। देखिए 5/2 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो हमें d की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हमारे पास a भी है, b भी है और क्या है, d भी है। इस सारे वैल्यूज़ को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए। आप इतने इक्वेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को या इस वैल्यू को a, b और d के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, ताकि हम लोग को इनमें से कोई एक फार्मूला मिल सके और हम सही ऑप्शन पर टिक लगा सकें। ठीक, तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने सभी का डायमेंशनल फार्मूला लिखा, 2 का हमें याद था, 2 का नहीं था तो हमने निकाल लिया। वैसे देखिए प्रैक्टिस धीरे धीरे करिए, आप डायमेंशंस के क्वेश्चंस को जितनी ज़्यादा बार लगाएंगे आपको इन सब के डायमेंशन धीरे धीरे याद होते हुए चले जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस मस्ट है। अच्छा, आपको ये भी लग रहा होगा कि अगर जे मेंस का एक क्वेश्चन है और हम एक क्वेश्चन को ही इतने देर तक सॉल्व करेंगे तब तो बहुत डिफ़िकल्ट बात है। देखिए ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ये मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं इतने स्लो स्टेप्स में या इतने इत्मीनान से बता रहा हूँ। सॉल्व करने की बारी होगी तो इसको इतना स्लो करेंगे तब तो फिर बाकी क्वेश्चन छूट ही जाएंगे। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेन बात यहाँ प्रैक्टिस की है कि आप कितना तेज़ी से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को कि आप फटाफट इस चीज़ को कर पाएँ। अगर आपको डायमेंशंस याद रहेंगे तो आपका टाइम उतना ही ज़्यादा बचेगा, आप इजीली इन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, पिक कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं आगे कि इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कैसे करें। तो a, b और d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए हम वैल्यूज़ रख दें, t = 2, a कितना आया है 1/2 आया है,
एच, बी भी 1/2 आया है और सी, डी की वैल्यू आई है -5/2। ठीक, हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं। उसके बाद देखिए आप जो चीज़ कॉमन कर सकते हैं और माइनस वालों को प्लस बनाने की कोशिश करिए। g/2 h की पावर 1/2 और माइनस वाली चीज़ को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5/2। फिर अगला स्टेप देखिए, t प्रोपोर्शनल टू g h एंड c की पावर 5। देखो c जो है 5 लिखा हुआ है, 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 1 की पावर 2, बात वही है। तो 1/2 सभी के पास है तो उसको कॉमनली हम क्या लिख देते हैं, ऐसे। देखिए समझे कि नहीं आप, देखो 1/2 इसके पास भी है, 1/2 इसके पास भी और 1/2 इसके पास भी है, तो कॉमन कर कर एक साथ होल ब्रैकेट में लिख दिए और 5 इसका वाला बचा रह गया। इन सब के पास सिर्फ 1 बचेगा तो 1 दिखाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो अंडर रूट GH/C⁵। अब आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू, तो किसके प्रोपोर्शनल है, किस इक्वेशन में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, डी ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी सब में अलग है, देखिए वही आपका मैच कर रहा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर यहाँ पर है इस क्वेश्चन का, यानी कि टाइम के लिए अगर आप फॉर्मूला बनाएं किसके रिस्पेक्ट में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, प्लैंक कांस्टेंट एच और स्पीड ऑफ लाइट सी के टर्म में, तो आपको फार्मूला इसके प्रोपोर्शनल मिलेगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, लेकिन हमसे वो सब नहीं पूछा गया, हमें सिर्फ पूछा गया है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रोपोर्शनल √GH/C⁵ के होगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये अप्रोचेस अपने ध्यान में रखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते करते ही आपके न्यूमेरिकल्स करने की स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है कि आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, कितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप अपने न्यूमेरिकल्स पर करेंगे। यही मैटर करता है कि आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या फिर नहीं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप इस न्यूमेरिकल एनालिसिस और साथ ही साथ यूनिट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, आप रिफ्रेशर से, एनसीईआरटी से या किसी भी चीज़ से सॉल्व कर डालिए। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए और हमें बताइए, और हम आपको उसका सलूशन ज़रूर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे।